गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप घर पर स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कक्षा 9th में आपको टॉपिक नंबर 4 माटी वाली ये करवाया जा रहा है आज। इसका पहला भाग आपको इससे पहले अर्थात परसों भेज दिया गया था। आज आप पेज नंबर 44 के अंदर देखेंगे कि माटी वाली किस प्रकार से अपना व अपने पति का गुजारा कर रही है और कितनी समस्याओं का सामना उसे उठाना पड़ रहा है। लेखक श्री नौटियाल जी, विद्यासागर नौटियाल जी, इस पंक्ति के आधार पर बताते हैं कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। यह आपके सामने प्रश्न बनेगा कि माटी वाली के पास अपने भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त क्यों नहीं था। तो प्यारे विद्यार्थियों, कि माटी वाली जैसे सुबह उठती थी, उठने के बाद बेचारी के पास एक ही काम होता था, कनस्तर उठाया और शहर की ओर चल देती थी। इसके बाद वह 5 किलोमीटर पैदल चलकर शहर पहुंचती थी, लोगों के घरों में मिट्टी डालती थी और मिट्टी डालने में वह इतनी व्यस्त हो जाती थी कि उसे इस बात की चिंता रहती थी कि यदि मैं एक घर में और मिट्टी डाल दूंगी तो शायद मुझे कुछ भोजन आदि मिल जाएगा, जिससे मेरा और बीमार पति का गुजारा हो सकेगा। और शाम को जैसे ही अंधेरा होता था तो वो उसे अपने घर जाने की, झोपड़ी में जाने की चिंता लगी रहती थी। इसलिए 5 किलोमीटर बेचारी पैदल चल कर जाती थी, तो दिन भर में इतनी थक जाती थी कि उसे इतना सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा। घर की मालकिन के अंदर जाते ही जिस समय बुढ़िया ठकुराइन के घर पर बैठी हुई थी, ठकुराइन उसके लिए चाय लेकर आई थी और चाय उसको बुढ़िया को देकर और वह रसोई में ठकुराइन वापस चली गई थी। तो घर की जो मालकिन है वह ठकुराइन है। घर के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह बिल्कुल अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर के ढीले पर कपड़ा जो था उसके मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक गहरा किया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ पर बुढ़िया ने क्या किया कि जो घर की मालकिन थी, ठकुराइन थी, उसे 2 रोटियां देकर गई थी। अब बुढ़िया उसमें से एक रोटी को छुपाना चाहती थी, इसलिए उसके सिर पर जो कपड़ा बंधा हुआ था, ढीला था, मंडासी थी, उसको फौरन खोला और उसके एक किनारे में बुढ़िया ने चुपके से एक रोटी को छुपा लिया था ताकि अपने बूढ़े के लिए ले जा सके। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले ही उसने चुपके से अपने हाथ से थामी हुई 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना खाली मुंह यूँ चलाने लगी जैसे खाने का दिखावा कर रही हो। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के सामने ज़मीन पर रख दिया। अब यहाँ पर जो घर की मालकिन है, ठकुराइन है, वह चाय लेकर आई और चाय पीतल के गिलास में लेकर आई थी। उस पीतल के गिलास को देखकर भी बुढ़िया के मन में तरह तरह के सवाल हुए। अब इसे पीतल के गिलास को लेकर बुढ़िया और ठकुराइन में क्या क्या बातचीत होती है वो आप अगले पद्यांश में देखेंगे। लेकिन यहाँ बताया गया है कि ठकुराइन क्या करे कि ले सादा बासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निकल जा। कि ठकुराइन ने जो चाय दी और 2 रोटियां दी थी, उससे बुढ़िया को कह रही है कि बुढ़िया इसी से अपना पेट भर ले, इस समय भोजन नहीं है, अर्थात सब्जी नहीं है। तो माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। कि बुढ़िया के पास जो फटा पुराना चादर का कपड़ा था, उससे उसकी सहायता से उसने पीतल का गिलास उठाया, क्योंकि पीतल का गिलास चाय की वजह से काफ़ी गर्म हो गया था। अपने होठों के किनारे
को छुआने से पहले उसने शुरू में उसमें उसके अंदर जो गर्म चाय थी उसको ठंडा करने के लिए पहले फूंक मारी, सू करके फूंक मारी, लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए और धीरे धीरे जो है चाय सुड़कने लगी, अर्थात चाय के साथ उस बुढ़िया ने रोटी खा ली। अब रोटी खाने के बाद बुढ़िया क्या कर रही है, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, कि हे ठकुराइन जी, जब ज़्यादा भूख लगी हो तो उस समय ये नहीं देखा जाता है कि सब्जी है या नहीं, जो भी कुछ होता है उसी के साथ भोजन को खा लेने से बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने ये प्रश्न बनेगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। इसका उत्तर ये होता है कि जब आपको अच्छी भूख लगी हो, ज़बरदस्त भूख लगी हो, तो उस समय यदि आपके पास स्वादिष्ट भोजन भी नहीं है तब भी वह भोजन आपको बड़ा टेस्टी लगेगा। और जब आपका पेट भरा हो तो चाहे आपके सामने कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो वह आपको टेस्टी नहीं लगेगा। जैसे कि आप किसान के बच्चे हैं, किसान के बच्चे और जब खेतों के अंदर मेहनत मजदूरी करते हैं और खेतों के अंदर जब घर से बिल्कुल सिंपल सादा भोजन ले जाया जाता है और वह दोपहर के समय जब वहाँ मिल बांट कर भोजन करते हैं तो कितना स्वादिष्ट लगता है। और बल्कि यहाँ तक भी कहूँगा कि एक दो फुल्कियाँ ज़्यादा ही खाई जाती हैं, तो उस समय वह भोजन इतना टेस्टी बन जाता है कि मन करता है कि और खा लें। यही बात है कि भूख हमेशा मीठी होती है, भोजन कभी भी मीठा नहीं होता। जब भूख लगी होती है तो भोजन अपने आप में बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। अभी तक देखिए बुढ़िया क्या कह रही है कि तुमने अभी तक पीतल का गिलास संभाल कर रखा हुआ है, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। यहाँ पर बुढ़िया ठकुराइन से कह रही है कि ठकुराइन जी, आपने तो ये पीतल का गिलास अभी तक देखो कितने अच्छे तरीके से संभाल कर धर रखा है, पूरे बाजार के अंदर शायद इसी तरह का गिलास किसी के पास नहीं मिलेगा। तो ठकुराइन ने क्या जवाब दिया कि इनके खरीदार कई बार हमारे घर चक्कर लगा कर चले गए हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों की पुरखों की गाढ़ी कमाई से, कि हमारे बुजुर्गों ने इस गिलास को जिस समय खरीदा होगा तो कितनी कठोर मेहनत करके एक एक पैसा जुगाड़ करके तब इसे खरीदा होगा, तो उनकी गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को मैं हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता, कि यदि मैं आज इसको बेच देती हूँ, कबाड़ी को दे देती हूँ, तो कबाड़ी मुझे क्या देगा, कुछ नहीं देगा। बल्कि ये सोचकर कि हमारे बुजुर्गों ने इस पीतल के गिलास को खरीदने के लिए कितनी मेहनत की होगी, एक एक पाई जोड़ी होगी और तब कहीं इसे खरीदा होगा, तो मैं इसे हराम के भाव नहीं देना चाहती। हमें क्या मालूम कैसे तंगे के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर दो दो पैसे जमा करके और तब उन्होंने यह सामान खरीदा होगा। यहाँ पर ठकुराइन कह रही है कि हमारे बुजुर्गों ने जिस समय गिलास को खरीदा होगा उनको आवश्यकता होगी तो अपना मन मसोस कर एक एक पैसा इकट्ठा करके और तब इसे खरीदने की कोशिश की होगी। ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों को आज कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात आज हम क्या देखते हैं, घर के अंदर देखते हैं कि जो आइटम पुराना होगा हम उसको बेच देते हैं, अर्थात उसका महत्व हम नहीं समझते। अपनी चीज़ों का महत्व हम उस समय समझते हैं जो वस्तु हमने खुद अपने पैसों से खरीदी है। जो वस्तु हमें फ्री में मिल जाती है हम उन वस्तुओं का महत्व बहुत ही कम समझते हैं, ये स्वाभाविक भी है। जैसे कि आप देखते हैं घर के अंदर बुजुर्गों को खरीदा हुआ कोई पुराना टीवी है, कोई फ्रिज है, कोई कूलर है या कोई अन्य वॉशिंग मशीन है, वह हम तुरंत उसको बेचने की कोशिश करते हैं या कबाड़ी को देने की कोशिश करते हैं और एक नया आइटम उसकी जगह लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही आइटम हम अपने पैसे से खरीदते हैं तो उसको बड़ी हिफाजत से रखते हैं। यही बात लेखक क्या कहता है कि बाजार में जाकर पीतल का भाव यदि पूछा जाए तो सुनकर दिमाग चकराने लगता है और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, अर्थात आज कांसे के पीतल के जो बर्तन हैं हम इनको भेज देते हैं, तो ये हमें वापस में कुछ भी पैसा नहीं मिलता,
काशी के बर्तन भी इस समय गायब हो गए घरों से, कि आप देखेंगे विद्यार्थियों कि घर के अंदर केवल आपको कांसी या पीतल के सिर्फ दो ही आइटम मिलेंगे। एक लोटा मिलेगा और एक पूजा करने के लिए थाली मिलेगी, या पराते मिलेंगे जिसमें आटा लगाया जाता है। इसके अलावा भोजन करने के सारे आइटम या तो हमारे पास स्टील के होंगे, या फैंसी कांच आदि के होंगे, या प्लास्टिक टाइप में होंगे। बाकी घरों के अंदर आपको कांसी और पीतल के बर्तन दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए लोटा मिलेगा और थाली आदि मिलती है। बाकी भोजन करने के लिए सभी प्रकार के जो बर्तन हैं वो सारे फैंसी होते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। यहाँ पर ठकुराइन और बुढ़िया की आपस में बातचीत चल रही है। अब जिस भी घर में जाओ वहाँ या तो आपको स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, भांडे मतलब बर्तन, या फिर कांच मिट्टी के या चीनी मिट्टी के दिखाई देते हैं, फैंसी बर्तन दिखाई देते हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस शहर में और इस उम्र में हम कहाँ जाएं। बुढ़िया अपने विषय में कह रही है कि इस समय मेरे पास ना अपना कोई घर है और मेरी उम्र भी इतनी है कि मैं कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं सकती, तो मुझे तो बड़ी चिंता सता रही है। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे कहीं ना कहीं तो अपना ठिकाना पर बना ही लेंगे, चले ही जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। अर्थात बुढ़िया के पास केवल एक ही सहारा था और वह सहारा उसका पति था, जो बेसहारा था, इस समय खुद लाचार था, मजबूर था। वह बुढ़िया के लिए कोई भी सहायता नहीं कर सकता था। तो यहाँ बुढ़िया अपने बारे में और अपने लाचार पति के बारे में काफ़ी चिंतित हो रही थी। तो चाय ख़त्म करने के बाद माटी वाले ने अपने एक हाथ में कपड़ा उठाया और दूसरे हाथ में खाली जो कंटर था वह उठाया और उसकी खोली से बाहर निकलकर सामने वाले के घर में चली गई। अब उस घर में कल हर हालत में मिट्टी ले आना, ऐसा आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई थी। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया था। अर्थात बुढ़िया को जो 2 रोटियां मिली थी वह प्लस 1 रोटी ठकुराइन के घर से मिल गई थी। उन 3 रोटियों को बुढ़िया ने अपने कपड़े में बांध लिया था। लोग जाने तो जाने कि ये रोटियां वह अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है, क्योंकि बुढ़िया शाम के समय घर पहुंचती थी। दिन भर बेचारा भूखा प्यासा रहता था और वह बुढ़िया के आने का इंतज़ार करता रहता था। इस प्रकार से बुढ़िया सोच विचार कर रही है कि उसका जो बूढ़ा है वह अशक्त, जो किसी भी कार्य के करने में संपूर्ण नहीं था। वह बूढ़ा कातर नज़रों से क्यों देखते हैं? क्योंकि बेचारा दिन भर का भूखा प्यासा होता है। जैसे आपको ज़बरदस्त भूख लगी हो और आपके सामने भोजन हो तो आप उस भोजन को ललचाई नज़रों से देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर बताया गया कातर नज़रों से देखना। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुँचते ही 3 रोटियाँ अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। ऐसा बुढ़िया रास्ते में सोच विचार करती हुई जा रही है। जब वह शहर से अपनी खोड़ी की ओर जा रही है, झोपड़ी की ओर जा रही है, तो उसको ये रोटियों का हिसाब लगाना अच्छा लग रहा है। अर्थात ये आपके सामने एक प्रश्न भी बनेगा कि रोटियों का हिसाब लगाना बुढ़िया की किस मजबूरी को दर्शाता है। आप इसका उत्तर में लिखेंगे कि बुढ़िया दिन भर बेचारी मेहनत करती थी, लेकिन शाम तक उसे इतनी रोटियां नसीब नहीं होती थी कि वह अपना पेट भर सके और बूढ़े का पेट भर सके। इसलिए आज उसे 3 रोटियां मिल गई थी और इन 3 रोटियों को देखकर बुढ़िया बड़ी खुश हो रही थी। इसलिए वह हिसाब लगा रही थी कि शायद 1 या 1.5 रोटी तो बूढ़ा खाएगा और बाकी बची हुई रोटियों से वह अपना गुजारा कर लेगी, क्योंकि 1 रोटी तो उसने ठकुराइन के घर में पहले ही खा ली थी। तो यहाँ पर कहते हैं कि आज वह घर पहुँचते ही बूढ़े को 3 रोटियाँ हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही बूढ़े का चेहरा खिल उठेगा और साथ में ऐसा भी बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी। तब उसे क्या जवाब सुनाई पड़ेगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के पास भी नहीं था। अर्थात शहर से लगभग अंदाज़ा लगाएंगे कि 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर था,
कितना भी तेज चलो फिर भी उसे घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता था। तो 1 घंटा लगने का मतलब है कि मान के चलिए आप 5 किलोमीटर का सफ़र तो बुढ़िया को तय करना पड़ता था। 5 किलोमीटर का सफ़र सुबह तय करती थी, 5 किलोमीटर का सफ़र शाम को तय करती थी। और दिन भर के अंदर जब वह लोगों के घरों में मिट्टी डालती थी तो मिट्टी डालते समय बुढ़िया माटा खाना से, जहाँ से मिट्टी लेकर आती थी वहाँ से, और लोगों के घरों तक जो आवागमन करती थी, यह भी आप मान के चलो कि इस तरह से बुढ़िया पूरे दिन के अंदर 15-20 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती थी। रोज़ सुबह घर से निकलती थी और अपने घर से पूरे दिन माटा खाना से मिट्टी खोदती थी। विभिन्न स्थानों पर फैले हुए अर्थात लोगों के जहाँ मकान थे उन मकानों तक पहुँचती थी। तो ढोने में उसका पूरा दिन बीत जाता था। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती है, अंधेरा होने लगता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है। झोपड़ी जहाँ है जिसमें वह गुजारा कर रही है, रह रही है, वह भी गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी हुई है। अर्थात जहाँ बुढ़िया की झोपड़ी बनी हुई है वह ज़मीन भी उसकी अपनी नहीं है, वह भी किसी ठाकुर जी की ज़मीन है। और जितनी दूरी में उसने अपनी झोपड़ी बना रखी है तो उसकी ज़मीन पर रहने के एवज में उस भले आदमी के घर पर माटी वाली को कई तरह के काम भी बेगार में करने पड़ता है। अर्थात कभी तो उसके खेतों में काम करती है, कभी उसके घर में काम करती है, और उसे बदले में कुछ नहीं मिलता। अर्थात वह एक तरह का किराएनामा। अब बुढ़िया सोचती है कि नहीं, रास्ते में चलती हुई सोच विचार कर रही है कि नहीं, आज वह बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। क्यों? क्योंकि माटी बेचने से उसको कुछ आमदनी हो गई है। उसने रास्ते में एक पाव भर प्याज खरीदा 250 ग्राम, और प्याज को वह विचार करिए कि प्याज को कूटकर वह जल्दी जल्दी उसे तल देगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी नहीं, जब सब्जी तैयार होते ही वह बूढ़े के सामने 2 रोटियां परोस देगी। अब वह 2 ही रोटियां खा सकता है, ज़्यादा करेगा तो 1 ही रोटी खाएगा या हद से हद 1.5 रोटी खाएगा। अब उसे ज़्यादा रोटी नहीं पचती है, बाकी बची हुई जो 1.5 रोटियां है उससे बुढ़िया अपना गुजारा कर लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही ठकुराइन के घर पर जमा हो चुकी थी। मन में यह सब हिसाब लगाती अब बुढ़िया अपने घर पर पहुंच गई थी। उसके बूढ़े को अब रोटियों की ज़रूरत नहीं रह गई थी। अर्थात बूढ़ा बेचारा मर चुका था, आज उसे रोटियों की आवश्यकता नहीं थी। माटी वाले के पैरों की आहट सुनकर जैसे रोजाना की तरह वह चौंकता था, आज बिल्कुल भी नहीं चौंका। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाई भी नहीं। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अर्थात बुढ़िया का जो पति था, लाचार पति, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। अब उधर क्या होता है कि जहाँ पर बुढ़िया की झोपड़ी थी वहाँ पर बांध बनाने का ऑर्डर आ गया था, और सरकारी कर्मचारी उसके बुढ़िया के पास भी पहुँच गए थे। एक तरफ बूढ़ा मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और दूसरी तरफ उसका जो स्थान था जहाँ पर झोपड़ी बनी हुई थी वह स्थान भी उसे छीनता जा रहा था। कैसे कि टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है। अब वहाँ जो कर्मचारी आए थे बांध बनाने के लिए, उसने बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, कि तहसील जाओ और वहाँ से अपने घर का कोई भी प्रमाण पत्र ले आना, यहाँ की ज़मीन के कागजात ले आना। तो बुढ़िया कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो इन तमाम शहरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। अर्थात मैंने लोगों के घरों में सिर्फ मिट्टी डाली है, मेरे पास कागज़ कहाँ से आएंगे। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ। वह माटा खाना चढ़िए तेरे नाम? अर्थात माटा खाना तेरे नाम है? अगर है तो हम तेरे नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। अर्थात वह माटा खाना मेरा नहीं है, सरकारी ज़मीन है, लेकिन मेरी रोजी रोटी है। बुढ़िया हमें ज़मीन के कागज़ चाहिए, रोजी के नहीं। अब यहाँ पर जो बांध बनाने वाले कर्मचारी थे वो बुढ़िया से जिद बहस कर रहे हैं कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, कि जो झोपड़ी है बुढ़िया, ये झोपड़ी यहाँ से नष्ट हो जाएगी, हट जाएगी। तो बुढ़िया कहती है कि जब बांध बन जाएगा, मेरी झोपड़ी नष्ट हो जाएगी तो मैं क्या खाऊंगी, और जो माटा खाना जहाँ
से मैं मिट्टी लेकर आती हूँ वहाँ पर भी बांध बन जाएगा, तब मेरा क्या होगा? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। अर्थात जो कर्मचारी आए थे वो बुढ़िया से कहने लगे कि बुढ़िया, इस बात का हम कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी, अर्थात तुझे अपने भाग्य के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि टिहरी नगर के अंदर टिहरी बांध बनाने के लिए जो 2 सुरंगें बंद कर दी गई थी, शहर में पानी भरने लगा था, शहर में आपाधापी मच गई थी, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे थे। पानी भर जाने से सबसे पहले जो शमशान घाट थे वो डूब गए थे। अब बुढ़िया के सामने 2 तरह की समस्या आ गई थी कि एक समस्या तो यह आ गई थी कि जो उसका पति था वो उसको मृत्यु हो चुकी थी और उसका शमशान घाट में दाह संस्कार नहीं किया जा सकता था। दूसरा, बुढ़िया का जो अपना घर था, झोपड़ी थी, वह भी नष्ट हो चुकी थी। तो माटी वाली बेचारी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है और आने जाने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? यहाँ बुढ़िया हर व्यक्ति से एक ही प्रश्न का उत्तर मांग रही है कि गरीब आदमी का यदि शमशान भी उजड़ जाए, अर्थात उसके बूढ़े के लिए इतनी जगह भी नहीं मिले कि वह उसका दाह संस्कार कर सके, और जहाँ बुढ़िया रह रही है वह भी उसका आश्रय छीन जाए, तो लाचार मजबूर बुढ़िया इस समय कहाँ जाए और क्या करे। आशा है इस कहानी को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप एक बार दोबारा जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको यह कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। बहुत आसान कहानी है, ये एक सामाजिक कहानी है, नॉर्मल कहानी है। आशा है आप कहानी को समझ चुके होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।